आपको कितना फेयर लगता है ट्रायल कोर्ट? आपने बड़ा कहते हैं बड़ा कुछ का गाला हुआ है, तो ट्रायल कोर्ट का कॉन्डक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिस्पैशनेटली मुझे बताएं कितना फेयर लगा आपको? 42 से ज्यादा पेशियां हैं, इमरान खान साहब को 3-4 दफा गए हैं, बुलाया भी है, सब कुछ हुआ है, आपको पता है वहां क्या क्या होता है? फिर मुनीब भाई, सबसे पहले तो मैं एक अर्ज करता हूं कि फैसला जो मर्जी हो, फैसले का जो तरीकाकार इख्तियार किया गया है वो इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि ये इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला है या नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई थी। जो तरीक़ाकार इख्तियार किए जाते हैं अदालती तारीख़ में, ये समझें एक और सियाद बाब का इजाफ़ा है। और इस तरह के अगर फ़ैसले और इस अंदाज़ में फ़ैसले होंगे, क्योंकि देखें हर मुल्ज़म का हक़ होता है उसका हक़ दिफ़ा, वो आप किसी सूरत में ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है। जिस केस में नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई थी, उनके वकील साहब ने उसमें डिफेंस लिया ही नहीं था। ये वो केस है जिसके अंदर एक मुल्ज़म ने अपना हक़ दिफा इस्तेमाल किया। उसको टर्न डाउन करने का एक तरीकाकार होता है कि अप टिल एंड अनलेस वो कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होती, आप उसको बादी नज़र में ये नहीं कह सकते दे हैव नो रेलेवेंस टू इट। वो उस वक़्त आप उस फैसले में लिख सकते हैं जब उसके अंदर ये आ जाए कि जी ये क्योंकि रेलेवेंट नहीं है इसलिए इस पीस ऑफ एविडेंस को हम टच नहीं करते। तो वो जजमेंट लिखते हुए एविडेंस रिकॉर्ड होना चाहिए था, बाद में अदालत डिसाइड करती कि इसका काम है या नहीं है। वो तो उन्होंने जब पिछली दफा अभी फैसला 2 दिन पहले फैसला दिया था, जिसको कल चैलेंज किया और जिसको सेटिस्फाइड भी कर दिया गया था, उसके अंदर तो ये था कि वो अभी विटनेसेस तो आए नहीं, विटनेसेस ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाई। जब तक वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड नहीं होती उस वक्त तक तो उसके बारे में जज लिख ही नहीं सकता था कि उसकी कोई रेलेवेंस है या नहीं। बट साहब एक बात देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने असेल किया इस बात को कि हमारी विटनेसेस का या हमारा हक दिफा क्लोज इन्होंने कर दिया है, और जो कि गैर कानूनी है। उन्होंने कहा अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये भी कर सकती थी कि जहां उन्होंने नोटिस इशू कर दिए कि ये इस ऑर्डर के खिलाफ उन्होंने नोटिस इशू कर दिए, वो साथ ये भी हुक्म कर सकते थे कि भाई प्रोसीडिंग स्टे हो गई, कि प्रोसीडिंग स्टे नहीं, पर प्रोसीडिंग बगैर स्टे के कैसे स्टे हो गई? मैं यही कहता हूं ना कि वो तो हाई कोर्ट ने करना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने नहीं किया। हाँ। उन्होंने एक और जो चैलेंज किया हुआ था वो मेंटेनेबिलिटी के हवाले से, वो रिमांड किया ना, मेंटेनेबिलिटी के हवाले से जब एक केस वापस आ जाता है तो कोर्ट ने उस पर अपनी को ऑब्जर्वेशन देनी है ना। 2 दफा तो वो मेंटेनेबल। मैं पहले ये कहता हूं कि जो हाई कोर्ट ने जो रिमांड किया था वो भी रिमांड नहीं बनता था। जब रिमांड हुआ ना, जो रिमांड नहीं बनता था बिकॉज जज साहब ने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया हुआ था अपनी 2 दफा पहले फैसले के अंदर। ठीक है, देयर वाज नो नीड टू रिमांड। आपको लगता है इस ट्रायल में फेयरनेस का फुकदान? इसमें फेयरनेस क्या, इसमें आर्टिकल 10A को फ्लाउट कर दिया गया है। अच्छा, और शायद ये नजीर जो है किसी और केस में नहीं मिलेगी। वैसे मतलब वो कोई डिफेंस नहीं है, लेकिन जो आज हुआ कौन सा पहले नहीं हुआ? मैं कहता हूं किसी के पास अगर डिफेंस उसके पास नहीं है, मान लिया मैंने आपकी बात मान ली कि ये डिफेंस नहीं है, भाई डिफेंस की प्ली तो आ गई कि मैं डिफेंस लेना चाहता हूं। आप कहते हैं उसे वो राइट एक्सरसाइज करने देते हैं। ये एक्यूज जो होता है फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट होता है, लॉ होता है। ये तो आप बहुत बेहतर समझते हैं कि उसे ये आप नॉन सूट या उसको टेक्निकलिटीज की बुनियाद पे आप नहीं करेंगे। लास्ट अपॉर्चुनिटी भी आपको देनी चाहिए ताकि कोई आधे घंटे बाद 40 पेशियों में से मुल्जिम 39 से गैर हाजिर हो तो फिर क्या तरीका है, ये भी जरा आवाम को बता दें, नाजरीन को, कि अगर मुल्जिम जो है 42 में से 39 पेशियों उधर मियां नवाज शरीफ कोर्ट में वो कहते हैं हर पेशी पे वो कहते हैं पौने 200 पेशियां भुगते, सारी भुगती। मैं कहता हूं कि ये अदालती, मेरे अल्फाज आपने नहीं सुने कि अदालती नज़ायर में से ये एक और स्याह तरीन जिसे कहते हैं ना, वो भी हमने उसको भी कभी लेजिटिमेट नहीं कहा था, और उधर भी गलत हुआ था ना। ये देखें जो तरीकाकार वजह, मैं कहता हूँ जजमेंट जो भी है असेल होगी। हाँ ठीक है, लेकिन जिस तरीके से ये जजमेंट्स ली जाती हैं उस पे हमारा इख्तलाफ है, और वो तब भी था और आज भी है। जजमेंट्स ली जाती है, मेरा तो ख्याल था जज साहबान जजमेंट देते हैं। आपने कहा ऐसी जजमेंट हमेशा ली जाती है, यानी कि पहली जजमेंट्स भी ली गई ना, जजमेंट मियां नवाज शरीफ के खिलाफ भी जजमेंट्स ली गई होंगी। फिर मैं तो कह रहा हूं कि जो तरीकाकार है उस पे हमेशा से हमारा इख्तलाफ रहा है। ठीक है, और आज भी है, और क्योंकि ये आगे भी रहेगा, ये हमारी
बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, बिल्कुल ठीक है, हमने इन्हीं से सीखने और हमारे बच्चों ने भी इसी से सीखना है। पर आदिल साहब को जो पहले हो गया वो अब भी हो जाए, पता नहीं किसी को मुज़ायका उसमें नजर नहीं आता। लेकिन चौधरी साहब की बात बड़ी इंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि वकील है, उन्होंने कहा ये जजमेंट ली गई है, और उन्होंने ये भी फरमाया साथ कि भाई उधर भी ली गई थी जजमेंट्स, इसमें कोई बात नहीं है। तो ये मेरे और आपके लिए सरप्राइजिंग तो नहीं है कि जजमेंट आई है, दी गई है या ली गई है, लेकिन सवाल ये है कि अब इसका इंपैक्ट क्या है इमरान खान की सियासत के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के ऊपर। और ये चौधरी साहब फरमा रहे हैं इसमें फेयरनेस को तो जो उसका जो मामला है उसका फुकदान नहीं, उसको तो फ्लाउट कर दिया गया है। देखिए मुनीब, एक तो जजमेंट जो है, चूंकि आप बड़े कॉम्पिटेंट लायर हैं और लाहौर उनके आपके साथ जो बैठे हुए हैं चौधरी साहब वो भी बड़े सीनियर लॉयर हैं, तो मैं ज्यादा तो उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन देखें इशू ये है कि फर्क है, आज के दिन को स्याह तरीन दिन इसलिए नहीं करार दिया जा सकता अदालती तारीख का कि हमने एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को फांसी पे चढ़ते देखा, और सुप्रीम कोर्ट ने वो लिटरली जुडिशियल मर्डर था ना वो, बिल्कुल। फिर हमने देखा कि यूसुफ रजा गिलानी को खड़े खड़े अदालत से निकाल दिया गया, एक मुंतखब वजीर आजम को, बिल्कुल। फिर जो नवाज शरीफ के केस में हुआ उस पर तो चले अभी तफसील में बात करते हैं कि 2016 में इमरान खान को लाने के लिए जिस तरीके से नवाज शरीफ को निकाला गया वो आज एक ओपन सीक्रेट है। तो ये तो स्याह तरीन तो इसको नहीं करार दिया जा सकता। और देखिए फर्क इसलिए भी है कि ये तो सेशन कोर्ट में फैसला हो गया है, इमरान खान साहब के पास तो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑप्शन है, अभी सुप्रीम कोर्ट का उनके पास ऑप्शन है। और चूंकि जब आपको याद होगा पनामा वर्डिक्ट आया था, तो वो जो भी था, जैसे भी वर्डिक्ट था, उस पर जैसे भी सवालात उठते थे, लेकिन उस वक्त की जो हुक्मरान जमात थी उन्होंने उस फैसले को तस्लीम किया। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं रहे, शाहिद खाकान अब्बासी को नया वजीर आजम बना दिया गया। और एक और फर्क भी है कि 2016 में नवाज शरीफ को जिस तरीके से नाअहल किया गया, वी आर इन 2023, 7 साल हो गए हैं, क्या नवाज शरीफ को आज तक इंसाफ मिल सका या नहीं? ये फर्क मैं सिर्फ आपको बताना सिर्फ जरूरी समझता था और ऑडियंस के लिए भी सामने रखना था। एक और मामला है जो पॉलिटिकल इसकी इंप्लीकेशंस हैं। देखिए ये अदालती मामला थोड़ा सा साइड पे कर दें, मेरे ख्याल में जो भी सियासतदान हो उसका जो भी कॉन्डक्ट हो, वोट की ताकत से उसे नाअहल करार दिया जाना चाहिए। यह नजीर हमारे मुल्क में नहीं रही है। अभी भी एक जो इंप्रेशन रिफ्लेक्ट हो रहा है और जो पीटीआई के दोस्त ये बता रहे हैं कि पहले से नविश्ते दीवार ये था कि इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया जाएगा। अब हो सकता है ये वाला केस हो, आगे आने वाले केस भी उनके काफी सीरियस है। ये रिफ्लेक्शन मेरा ख्याल है खत्म होनी चाहिए, चाहे वो नवाज शरीफ साहब के साथ 3 दफा हो चुका है, जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जो हुआ, मुहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ हुआ। उससे लगता यह है कि देखिए 2016 में इमरान खान साहब जब मिठाइयां खा रहे थे और तकसीम कर रहे थे, तो आज अगर मुस्लिम लीग नून ऐसा कर रही है, इसका मतलब कि हमारे सियासतदानों ने कुछ सबक नहीं सीखा। जी। और तीसरा जो इमरान खान की जो आगे जो सियासत है तहरीक इंसाफ की, मेरे ख्याल में इस फैसले का एक डेडली इंपैक्ट मैं इसलिए देख रहा हूं कि कुछ लोग, तकरीबन जो 20-25% लीडरशिप रह भी गई है, वो इंतजार कर रहे थे कि आगे होता क्या है। तो मेरे ख्याल में अब जो लोग तहरीक इंसाफ में रह भी गए थे, जो चीदा चीदा रहनुमा है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपना पॉलिटिकल जो फ्यूचर है वो डिसाइड करना शुरू कर देंगे। वोटर भी इस जानिब देखेगा कि अगर, एक और सवाल ये भी है कि क्या अब बैलेट पर बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा। फॉरेन फंडिंग केस है, फिर मलिक रियाज साहब वाला 190 मिलियन पाउंड का मामला है। तो चलें, अगर इस केस में अगर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए जिस तरह से क्लेम कर रही है तहरीक इंसाफ भी और बड़े सीनियर लॉयर भी, तो ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, आप खुद लॉयर हैं, आपने काफी उस केस को स्टडी भी किया हुआ है। उस केस से खान साहब जो है वो अगर बचे तो मेरे ख्याल में आज होगा। खान साहब को आज बुलाया भी हुआ था मामला है, उन्होंने आज बुलाया भी हुआ था 9 मई वाला। और मुनीब जो सबसे ज्यादा फिर सीरियस मामलात हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो साइफर वाला भी है और 9 मई वाला है। तो चले, ये एक केस में तो अगर इंसाफ होते नजर नहीं आया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नजर आ जाएगा, आपको सुप्रीम कोर्ट में नजर आ जाएगा। बाकी ये जो केसेस हैं, तो इस सब चीज को अगर उसका क्रक्स देखा जाए तो मेरे ख्याल में
इमरान खान साहब के लिए आने वाले इंतखाबात जो हैं वो लड़ना तकरीबन नामुमकिन ही नजर आदिल साहब, क्या आप ये, क्योंकि हार्श होगी स्टेटमेंट बट कुछ रियलिटी चेक्स भी होते हैं, क्या आपको इमरान खान साहब का सियासी चैप्टर फॉर द टाइम बीइंग इस वक्त के लिए बंद होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इस वक्त के लिए तो बिल्कुल सामने लिखा हुआ नुमिश्ते दीवार यही है, राइटिंग ऑन द वॉल यही है कि अगले सेटअप में, आने वाले इलेक्शंस में इमरान खान साहब जो हैं वो हमें कहीं दूर दूर भी नजर नहीं आ रहे। लेकिन यह कहना कि किसी का सियासी कैरियर खत्म हो गया, हमारी 75 साल तारीख अदरवाइज बताती है। बिल्कुल, लोगों ने बड़े ख्वाब देखे पीपल्स पार्टी को खत्म करने के, नवाज शरीफ का कैरियर खत्म करने के, वो नहीं हो सके। लेकिन यहां पे भी एक फर्क है, एक तरीके इंसाफ एक ऐसी सियासी जमात है जो 2016 और 18 के दरमियान जिस तरह से उसमें हवा भरी गई, उसी तरीके, जिस तरीके से बनाई गई उसी तरीके से तहलील हो रही है ना, डिसमेंटलिंग भी उसी तरह हुई है। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट ये है कि मसनूई तरीके से बनाई गई और उसी तरीके से वो तहलील हो रही है। तो बिल्कुल ठीक है, जी जी जी, तो देखें 2018 तक भी इमरान खान साहब एक पॉपुलर खिलाड़ी थे, बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट थे, बड़े, उनकी रेपुटेशन भी अच्छी थी, वो एक सीट से ज्यादा नहीं जीत सकते थे। जैसे ही वो एस्टेब्लिशमेंट ने उनको अपनी गोद में बिठाया वो जीत गए। अब ये एक टेस्ट केस होगा कि एक पार्टी जो के ये सिर्फ 9 मई के बाद का जो एक टेस्ट, जो वाकयात थे, जो दबाव आया, प्रेशर आया, अगर 80% लीडरशिप वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और चली गई, तो क्या 4-5 साल इक्तिदार से बाहर रहकर इमरान खान साहब अपनी पार्टी को सर्वाइव कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। ये सवाल है अपनी जगह।